हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकाजीज लर्निंग। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं भारत के संसाधन का फोर्थ टॉपिक आपका है जल। हम जानेंगे जल से आशय, आखिर जल होता क्या है। देखिए, जल वह प्राकृतिक जल एक तरह से आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। और जल का हमारे मानव जीवन में विशेष महत्व है जो कि मानव की दैनिक क्रियाओं में क्या प्रयोग में लाया जाता है। और इसी तौर पे हम जैसे कहें कि मानव के शरीर में या किसी भी पशु के शरीर में इसका क्या है 70% तक भाग उपस्थित रहता है। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि यह क्या है, मानव के जीवन का आधार है। इसके बाद हम जानते हैं कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे जल के प्रमुख स्रोत, तो यह इसके मैं बता देता हूँ कितने हैं आपके। 4 प्रकार से हमें यह प्राप्त होता है। पृष्ठीय जल, दूसरा है आपका भौम जल, तीसरा वायुमंडलीय जल, चौथा है आपका महासागरीय जल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्या है आपका पृष्ठीय जल। तो जैसा कि अभी हम बताते हैं कि पृष्ठीय जल, पृष्ठ क्या है, जैसे कि आपका जहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं, तो जहाँ अपने पहाड़ और जो भी नदी आदि होते हैं, तो वो क्या होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्र रहता है जहाँ हम रहते हैं। और आपके जो भी पहाड़ हैं, नदी नाले तालाब आदि रहते हैं, तो जैसे कोई भी नदी से जो हमें पानी प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, पृष्ठीय जल होता है। ठीक है, नदी से हो, तालाब हो, आसपास आपने देखा होगा जो भी नदी होती है, तालाब होती है, वो क्या आती है आपके पृष्ठीय जल के अंतर्गत आती हैं। सेकंड हम जानते हैं भौम जल। भौम जल क्या होता है, जैसा कि इसका शब्द देख रहे हैं हम, भौम यानी कि भूमि, यानी कि जो जल हमें भूमि से प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, भौम जल कहेंगे। आपको मैं बता देता हूँ भौम जल कैसे, मतलब जैसा कि हमने मृदा परिच्छेदिका में आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया था कि आपके जो सबसे नीचे है यहाँ पर क्या रहती हैं, आपकी शिलाएं रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। फिर उसके बाद में क्या रहती हैं आपकी, थोड़े ये शिलाएं टूटने लगती हैं और थोड़े पत्थरों में बंटने लगती हैं। फिर इसी तरह से ये छोटे छोटे और बढ़ते जाते हैं और ऊपर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे अपने पेड़ पौधे फसल आदि होती हैं, वहाँ तक आ जाते हैं। तो आपका जो जल है, जो भौम जल है, वो कहाँ पाया जाता है, आपका इस जगह आपका भौम जल पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जो शिला है उनसे थोड़ा सा ऊपर यह पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो वो हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, नलकूप कह लीजिए आप, या ट्यूबवेल कह लीजिए, हैंडपंप आदि से हमें वो क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, या कुआं आदि से भी आपको यह प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय जल। जैसा कि हम शब्द से ही जान रहे हैं, वायुमंडलीय यानी कि जो हमारे वायुमंडल जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा वायुमंडल है आसपास, उसमें से जो हमें जल प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा वायुमंडलीय जल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल से प्राप्त जल क्या कहलाता है, वायुमंडलीय जल कहलाता है। और यह किस रूप में रहता है, आपका वाष्प के रूप में रहता है। इसे आप वर्षा के रूप में नहीं कह सकते, वर्षा के रूप में जल प्राप्त नहीं होता। ये क्या रहता है, आपके वायुमंडल में जो वाष्प रहती है ना, वह है जो नमी रहती है, आर्द्रता जिसे कहते हैं, और शुद्ध कहूँ तो उसे आर्द्रता या नमी के रूप में जो जल प्राप्त होता है उसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपके महासागरीय जल के बारे में। महासागरीय जल क्या होता है आपका, जैसा कि हमें शब्द दिख रहा है महासागरीय, यानी कि जो महासागर से जो जल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, महासागरीय जल कहते हैं। ठीक है, और इसका अपने जीवन में अगर देखें तो मानव जीवन में इसका जैसे पीने आदि में उपयोग हम नहीं करते हैं, और ना ही हम वायुमंडलीय जल का भी हम मानव के जैसे पीने या खाना बनाने में इन दोनों जलों का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि पृष्ठीय जल और भौम जल का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जल का मानव जीवन में महत्व। जल का मानव जीवन में महत्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आप सभी जानते हैं पानी का हमारे जल में क्या महत्व है हमारे जीवन में। जैसे कि पीने के लिए किया जाता है, आपका भोजन बनाने में भी जल का महत्व है। फिर इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्या, सिंचाई करने में, सबसे ज़्यादा हमारा कृषि करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यही एकमात्र जिससे कि हमें खाना आदि सभी कुछ कहाँ से प्राप्त होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कृषि यानी सिंचाई से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपका जल का विद्युत के उत्पादन में। जैसे कि आपने देखा होगा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार, जैसे कि कोई नदी है, टरबाइन चलाए जाते हैं उसमें, नदी आदि में कोई जनरेटर लगाकर उसमें जब पानी उस पर पड़ता है लगातार, आपने शायद 9th क्लास में देखा होगा डायग्राम में, तो उस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उद्योगों में।
उद्योगों में भी आप जानते हैं कि कोई भी उद्योग हो, ज़्यादातर उद्योगों में आपका जल का प्रयोग होता ही होता है। जैसे कि आप कोई बिस्किट आदि बनाने वाली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं उनमें भी आपके जल का प्रयोग होता ही है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें परिवहन में भी आपके विशेष तौर पर क्या होता है, आपका जल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि परिवहन में अगर मैं आपसे समुद्री परिवहन की बात करूं या नदीय परिवर्तन की बात करूं तो आपका सीधे तौर पे उसमें क्या होता है, जल पे ही तो चलता है। आपका जो नाव या जहाज आदि है वो कहाँ चलता है, आपका जल के ऊपर चलता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि परिवहन में भी जल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे घरों में सफाई के लिए भी किया जाता है। घरों में कई बार आप देखेंगे गाड़ी आदि धोने के लिए, घर साफ करने के लिए भी आप क्या करते हैं, जल का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एक और इसमें विशेष आपको चीज़ बताता हूँ कि ये जल कहाँ से प्राप्त होता है या कैसे प्राप्त होता है। इसके बारे में एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जल आता कहाँ से हमारा, ये सबसे पहले आपका जो है महासागर में आप जैसे देखेंगे ये कोई जैसे ये भारत का ये क्षेत्र है, मान लीजिए आपको मैं ऐसे भारत से ही लेके बता देता हूँ। तो जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है, हिंद महासागर आदि क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो यहाँ से आपका जो भी जल है वो क्या होता है, जब यहाँ दाब बढ़ता है तो ये क्या होता है, आपके यहाँ बाष्प के रूप में ये जल ऊपर उठता है और बादलों के सहारे एवं हवाओं के सहारे ये जल क्या है आपका किसी भी विशेष भूमिगत क्षेत्र में, यानी कि जो भी आपका जो भारत का क्षेत्र है उसमें क्या करता है, एंटर करता है, घुसता है। और फिर जब यहाँ पर कहीं निम्न दाब क्षेत्र बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब जैसे कहीं गर्मी बढ़ जाती है, आप कहते होंगे कि आज गर्मी बढ़ गई है तो आज वर्षा होगी होगी, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जहाँ पर भी निम्न दाब बनता है वहाँ पर क्या होती है, गर्मी अधिक बढ़ने लगती है। और बादल जो है आपके कहाँ जाते हैं, जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहीं आपके बादल पहुँच जाते हैं जहाँ वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, जैसे कि आपके यहाँ जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या राजस्थान में कहीं भी आपके निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, यानी कि ज़्यादा क्या हो रही है, आपकी वहाँ गर्मी पड़ रही है, तो ये क्या होंगे, बादल इधर की ओर ही जाएंगे और वहाँ जाके आपके क्या कर देंगे, वर्षा जो है आपकी शुरू कर देंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ जाके उन्हें निम्न दाब का क्षेत्र अपना प्राप्त हो जाता है और वहाँ वो अपना पानी छोड़ देते हैं, वहाँ वर्षा शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपका महासागर से जल उठकर आपका कहाँ गया, जो अपना भूमिगत क्षेत्र है उसमें पहुँचा, वहाँ वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद क्या होता है आपका, फिर ये आपका जैसे जमीन पर गिरा तो अपन देखते हैं वर्षा होती है अपने जमीन पर ही गिरती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है आपके बहते हुए आपके क्या है, किसी नदी में किसी तालाब में आदि में जाके मिल जाती है। तो यह हमें क्या हो जाता है, एक पृष्ठीय जल के रूप में हमें वो प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जब वो किसी नदी आदि में, जैसे यहाँ वर्षा हुई, जैसे अपन यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ से जैसे वर्षा हो रही है, ये वर्षा हो रही है आपकी, तो ये कहाँ आके गिरी, कहाँ, यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ आके जो वर्षा हुई, ठीक है। अब ये गिरने के बाद क्या जाएगी, आपकी किसी नदी आदि में वर्षा के रूप में आपका जो जल है वो नदी में प्रवेश करेगा और किसी भी नदी में जाएगा। तो पहले तो हमें क्या प्राप्त होने लगेगा, पृष्ठीय रूप में जो जल प्राप्त होने लगेगा। अब कुछ पानी आपका जो नदी के द्वारा निकल गया और कुछ पानी आपका क्या है, आपने देखा होगा क्या होता है, जमीन में ही बैठने लगता है धीमे धीमे। तो वो क्या होने लगता है, ये आपका जो पानी है, जैसा कि ये डायग्राम मैंने आपको बताया था मृदा परिच्छेदिका का, यहाँ से कुछ पानी तो इधर चला गया नदियों के सहारे और कुछ पानी क्या होने लगेगा, आपका नीचे बैठने लगेगा, जो कि आपका धीमे धीमे नीचे आता हुआ कहाँ तक आ जाएगा, इस क्षेत्र तक आ जाएगा। और आपकी नीचे आप जैसे कि जानते हैं यहाँ क्या रहती हैं, शिलाएं रहती हैं जिनमें कि पानी अंदर नहीं जा पाता है, यहीं पानी आपका क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में आपका पानी यहाँ रुक जाता है। तो इसी क्षेत्र में हमें क्या भौमजल प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद मैं बताऊँ, अब कुछ पानी आपका यहाँ चला गया, कुछ पानी आपका नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया गया है वो कहाँ जाएगा, अब आपका द्वारा से जो जल, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे गंगा है, जैसे गंगा नदी यहाँ से निकल कर ये पानी आपका कहाँ चला जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो पृष्ठीय जल भी प्राप्त हुआ आपको, क्योंकि नदियों के द्वारा। फिर उसके बाद आपने देखा कुछ पानी अंदर चला गया तो वो भौम जल के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ जल जो आपका वो कहाँ है, महासागरीय क्षेत्र में, यानी कि ये इन नदियों के द्वारा होते हुए कहाँ, महासागरों में, यानी बंगाल की खाड़ी आदि में ये आपका क्या है, पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर एक और रह गया हमारा क्या, वायुमंडलीय जल। अब कुछ इधर चला गया, कुछ अंदर चला गया, कुछ नदियों के द्वारा प्राप्त हुआ। अब जो बचा वायुमंडलीय जल। अब यहाँ पर जो जल रह गया है वो क्या है, आपका वाष्प के रूप में थोड़ा सा ऊपर उठता है और हमारी क्या है,
नमी बनाने लगता है। आप देखते होंगे जैसे कि जब बारिश का मौसम होता है तो कहते हैं उमस भरा मौसम हो रहा है, तो वो किस कारण होता है? वायुमंडलीय जल के कारण ही होता है। तो इस प्रकार हमने देखा हमारे भारत के संसाधन का हमारा 4th टॉपिक जल, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।